गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्पोर्ट्स टॉक भी टाइम निकाल करके देख रहे होंगे। कल हमने चर्चा की थी एशिया कप में भारतीय टीम के लिए ओपन कौन करेगा। 4 नाम थे, जिनमें से 2 नाम पर हमने मुहर लगाने की कोशिश की और यही होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करेंगे कि 5 बड़े दमदार नाम है विकेट कीपर के। 5 बड़े दमदार नाम, जिनमें से मात्र 2 को खेलने का मौका मिलेगा, 3 बाहर जाएंगे एशिया कप से। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन देख करके विकेट कीपर का चयन होगा। ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल ले, जो ओपन भी कर ले। क्यों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय टीम जब प्लेइंग 11 बनाएगी वहां पर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी 2 विकेट कीपर को लेकर के चले जाओगे। ये 5 के 5 दमदार हैं, बहुत बड़े विकेट कीपर्स हैं। लेकिन क्या आप 5 को खिला दोगे? पॉसिबल नहीं है। 2 खेलेंगे इसमें से। और जैसे मैंने कहा ना कि क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल जाएं, जो ओपन भी कर जाएं। लेकिन इनमें से कौन से खिलाड़ी जो हैं, कौन से विकेट कीपर हैं जो कि एशिया कप में खेलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा जिनको आप चाहते हैं इन 5 में से जिसको खेलते हुए। लेकिन जेन्युइन भी आप बताना कि क्यों आप चाहते हैं उनको खेलते हुए देखना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 5 कौन से नाम हैं? संजू सैमसन, इसके अलावा ऋषभ पंत, ईशान किशन, जितेश शर्मा, केएल राहुल। अब केएल राहुल का जैसे ही मैंने नाम लिया, और पिछले वीडियो में भी मैंने आज से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि मे बी पॉसिबल कमाल लाजवाब राहुल की एशिया कप में वापसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं। लोग कह रहे हैं कि 2022 में जिस प्लेयर को हमने छोड़ दिया हम उसके पास दोबारा जाएंगे। केएल राहुल कैसे आ जाएंगे? अभिषेक भाई कैसी बातें कर रहे हो? मेरे प्यारे दोस्तों, करुण नायर को हमने 2017 में छोड़ दिया था। 2025 में करुण नायर की वापसी हुई है टेस्ट मैचेस में, 8 सालों के बाद। और क्रिकेट को समझना है तो आपको यह बहुत जानना जरूरी है कि क्रिकेट ऐसा नहीं है कि जो बैट्समैन जिस तरीके से 2022 में खेल रहा है वो 2025 में आकर के उसी तरीके से बैटिंग करेगा। सबको पता है कि क्रिकेट चेंज हो रहा है। आपको अगर टीम में जगह बनानी है तो एक टेम्परामेंट पर खेलना होगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ में खेलना होगा। और इसी का नाम तो इंप्रूवमेंट है। अदरवाइज तो जो जैसा है वैसे ही खेलता रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब चर्चा करते हैं 5 नाम, किसके कितने रिकॉर्ड्स हैं और किन की जगह बनेगी टीम में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजू सैमसन के बारे में जान लेते हैं। भाई ड्रीम एक संजू सैमसन का चला। उन्होंने जिस तरीके से 4 मैच में 3 शतक लगा दिए, आप लोगों को याद होगा। हैदराबाद में अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने शतक लगाया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाकर के उन्होंने 3 मैच में 2 शतक लगा दिए। संजू सैमसन ने कमाल कर दिया संजू ने। लेकिन फिर उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम आई तो संजू बाबा फेल हो गए। दैट इज ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे संजू सैमसन को आपने प्रायोरिटी दी, आपने ओपन कराया जब आपके पास में ना तो जायसवाल अवेलेबल थे, ना तो आपके पास में शुभमन गिल अवेलेबल थे। उस समय संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करते थे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आपने संजू सैमसन को अच्छा खासा मौका दिया। संजू का रिकॉर्ड पहले जान लीजिए। 42 मैचेस में 861 रन। एवरेज इनका 25 से ज्यादा का नहीं है, 25.21 है समथिंग। लेकिन स्ट्राइक रेट 152 का है। 3 शतक लगा चुके हैं, 2 शतक अर्धशतक लगा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक बार ये 40-50 पर जाते हैं तो अपनी पारी को काफी बड़ा बना देते हैं संजू सैमसन। यानी कि ये 35-40 के बाद ये डेंजरस बैट्समैन बन जाते हैं। और जब शतक लगाते हैं तो बहुत तेजी से शतक लगाते हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ है संजू सैमसन की। और दूसरी बात यह है कि ये लगातार भारतीय टीम के साथ में इस समय खेल रहे हैं। तो क्या अचानक ही दूध में से मक्खी की तरह संजू को आप बाहर कर दोगे? चयनकर्ताओं के लिए एक बहुत कठिन एक जवाब देना होगा अगर ऐसा हुआ तो। दूसरे नाम है ऋषभ पंत। हम सबके आन बान शान ऋषभ पंत। भाई साहब पैर टूट गया लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर दिल नहीं टूटने दिया। बैटिंग करने के लिए आया ऋषभ पंत, सैल्यूट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समय रहते हुए ऋषभ पंत फिट हो पाएंगे? मेरा जवाब है शायद नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब उनको चोट लगी थी तब कहा गया था 6 हफ्तों का समय लगेगा उनको सिर्फ रिकवर करने में, आराम करने में, मतलब वो उठेंगे नहीं और उसके बाद वो जाकर के रिकवर करेंगे, रिहैब करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शायद ऋषभ पंत इस रेस से फिलहाल बाहर नजर आ रहे हैं अपनी चोट की वजह से।
और कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रेस से वो बाहर है। अदरवाइज मिडिल ऑर्डर के या टॉप ऑर्डर के ये भी तगड़े बैट्समैन रहे हैं। T20 में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये हैं तो मैच विनर, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाय द वे इन्होंने 78 मैचेस में 1209 रन बनाए हैं, इनका एवरेज 23 का है और इनका स्ट्राइक रेट 127.26 का है। शतक नहीं है लेकिन 3 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन चोट की वजह से मुझे लगता है कि इनका केस थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। ईशान किशन 200 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ में, लेकिन उसके बाद से करियर में वो ग्रोथ ही नहीं मिल पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में वर्ल्ड कप के बाद 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, लेकिन फिर जितेश शर्मा को अचानक ही मौका दिया गया, ईशान को बाहर कर दिया गया। क्या ईशान किशन की 2023 के बाद अब वापसी आप देख रहे हैं एशिया कप में? 32 मैचेस में 796 रन ईशान किशन के नाम है। इनका भी एवरेज 25.67 है। स्ट्राइक रेट इनका 124 का है T20 में, लेकिन ये तगड़े बैट्समैन हैं। आई होप कि अगर चुने जाते हैं तो ये आकर के रन कर सकते हैं। 3 इन्होंने अर्धशतक लगाए हैं, कोई शतक नहीं है, लेकिन इनके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि ही कैन बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, यानी कि वो ओपन भी कर सकते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। और भारतीय टीम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए भी, विकेट कीपर चाहिए भी, जो बाएं हाथ का भी हो, जो ओपनिंग भी कर ले, जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल ले। क्योंकि आपको मैंने कहा ना, जब प्लेइंग 11 बनाओगे तो इस परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर आपको ध्यान देना होगा। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिए ईशान किशन आपके पास में जरूरत बन सकते हैं, यह जानते हुए कि इस समय ऋषभ पंत चोटिल हैं। हो सकता है कि ईशान को मौका मिल जाए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड T20 में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं रिकॉर्ड पर ज्यादा देर तक जाता नहीं हूं, क्योंकि अगर एक बार बल्लेबाज के बल्ले से रन आ जाए तो फिर रिकॉर्ड सब एक कोने में बल्लेबाज मैच जिता करके चला जाता है आपको। इसके अलावा जितेश शर्मा, आखिरी में केएल राहुल पर मैं चर्चा करूंगा। जितेश शर्मा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका भी केस मजबूत है, क्योंकि आपको मध्य क्रम में एक सॉलिड विकेट कीपर अगर चाहिए, जो कि बैटिंग भी कर सके, जो कि बिना समय लिए हुए एक्सलरेट कर सके रन रेट को, जो कि 10 गेंदों में 30 रन बना सके। जितेश शर्मा इज अ परफेक्ट गाय। और जितेश शर्मा ने आरसीबी की टीम को ट्रॉफी दिलवाई है, जिताया है आरसीबी की टीम को, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 9 ही मैच खेले हैं, लेकिन 9 मैच बहुत छोटा सा सैंपल होता है। 100 रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज इनका मात्र 14 का है, क्योंकि बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं है। स्ट्राइक रेट 147 का है, और इन्होंने कोई शतक नहीं लगाया है, कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में हमारे संजू सैमसन बहुत आगे हैं। अब केएल राहुल, आखिरी विकेट कीपर पर चर्चा कर लेते हैं। 72 मैचेस में इन्होंने, केएल राहुल ने कुल मिलाकर के 2265 रन बनाए हैं। 38 के आसपास का एवरेज है, 37 दशमलव समथिंग, 38 के आसपास का। स्ट्राइक रेट इनका 140 के आसपास का है। 2 शतक और 22 अर्धशतक केएल राहुल ने लगाए हैं। अब बताओ, ये ओपन भी कर सकते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। इनका क्यों ना चयन हो T20 फॉर्मेट में? क्यों ना केएल राहुल पर मुहर लगाया जाए T20 में? चयनकर्ताओं को यह डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जहां पर है वो एवरेज में झलक रहा है केएल राहुल के नाम पर। लगभग 38 का एवरेज है केएल राहुल का। आप एक ऐसा विकेट कीपर लेकर के जाओगे जो मिडिल ऑर्डर में भी आपके लिए खेले। अब ये बहुत टफ डिसीजन है। संजू सैमसन अपनी जगह मुझे लगता है कि बना चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऋषभ पंत मुझे लगता है कि चोट की वजह से अपनी जगह गंवा चुके हैं, क्योंकि वो तो अपने हाथ में है नहीं, चोटिल हो गए हैं। ईशान, जितेश शर्मा, केएल राहुल, 3 में से किसी एक का चयन होगा। आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।